आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो अभी मौजूदा समय में चर्चा का विषय तो बना ही। चंडीगढ़, केंद्र सरकार ने नए सर्विस रूल्स वहाँ पर लागू कर दिए और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अलग अलग बयान भी आपके सामने। आज हरसिमरत कौर बादल 0R में संसद में यह कहती हैं कि संसद को जल्दी से जल्दी राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड जो 1985 में हुआ है उसे रेटिफाई कर देना चाहिए और चंडीगढ़ पंजाब को मिल जाना चाहिए। समझ आएगा कि वो किस लोंगोवाल अकॉर्ड की बात कर रही है। और लोंगोवाल अकॉर्ड अगर संसद ने रेटिफाई किया तो अबोहर और फाजिल्का के हिंदी स्पीकिंग एरिया और 107 गांव जो लोंगोवाल अकॉर्ड में ही मेंशन है उनका क्या स्टेटस होगा, यह भी हरसिमरत कौर बादल से हमें पूछना है। भगवंत मान की स्टेटमेंट की लोंगोवाल अकॉर्ड के मुताबिक आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये सब समझने के लिए पहले समझना होगा चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ की पृष्ठभूमि इतिहास समझना पड़ेगा। उसे भी बेहतर वे में समझेंगे हम पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन 1966 का समझेंगे, उसके पहले का पंजाब का मर्जर पेप्सू के साथ जो है वो समझेंगे। पंजाब का नाम क्या 1966 तक पंजाब ही था या ईस्ट पंजाब था, यह भी समझेंगे। और फिर हरियाणा के बनने की कहानी हम इसके तहत लोंगोवाल अकॉर्ड, आनंदपुर रेजोल्यूशन और इन सबसे पहले आया हुआ 1966 का जेसी शाह कमीशन भी समझेंगे। जब ये सब समझ आएगा तब समझ में आएगा कि आज जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। आप प्रत्येक विषय पर अपनी टिप्पणी कर पाओगे और बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंसेप्चुअल, डिबेट, डिस्कशन, एनालिसिस के रिलेटेड कंटेंट तो निकलेगा ही, जीके के एमसीक्यू भी निकलेंगे, वो भी महत्वपूर्ण होंगे। आइए समझने का काम करते हैं, आखिर चंडीगढ़ का मसला है क्या। हमारे थंबनेल में भी यही लाइन लिखी रहेगी, मैं लिख लिख के ही कराऊंगा इसे। आज संपन्न नहीं हुआ तो हम दूसरा भी पार्ट बनाएंगे, लेकिन हम अपना स्टाइल बदलेंगे नहीं, डिटेल्ड ही चलेंगे। दीवाने परवाने ही सुनेंगे, जिनको टाइम पास करना है उनका तो फिर पता ही है, हमारे चैनल पे कहाँ ही आते हैं। तो चलिए उन सभी दीवानों के लिए एक लेक्चर और। ओके, सिर्फ नाम लिखा गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ सिटी, इज अ डिस्ट्रिक्ट, इज अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। देखो कितनी खूबसूरत बात है, हर चीज़ है। ये सिटी के रूप में एग्जिस्ट करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के रूप में एग्जिस्ट कर रही है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, मेंबर पार्लियामेंट, और यूनियन टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं यहाँ पर। तीनों ही स्टेटस हमने आपके सामने बयान कर दिए, एक शहर, एक जिला और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बता सकती हो ना अब आज के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चंडीगढ़ ये सब कुछ समाये बैठा है अपने अंदर, इज अ सिटी, इज अ डिस्ट्रिक्ट, इज अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक रूप में देखें, भारत में राज्य होते हैं और यूनियन टेरिटरी होती हैं, स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश। उनमें से यह भी एक यूनियन टेरिटरी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, हमें यह मानना ही पड़ेगा। इट इज अ टेरिटरी ऑफ द यूनियन, द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन, इंडिया इज a union of the states. Okay, that is the system. Bordered by the state of Punjab. चंडीगढ़ के नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में पंजाब है और चंडीगढ़ के ईस्ट में हरियाणा। अच्छा, इसको अब जरा ऐसे इमेजिन करो, चंडीगढ़, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में पंजाब, ईस्ट में हरियाणा। ये मेरा ये हाथ देखो और ये हाथ देखो, तो अगर मैं इस पूरे को एक ईस्ट पंजाब मान लूँ उस वेस्ट पंजाब के सामने जो पाकिस्तान चला गया, तो चंडीगढ़ एग्जैक्टली सेंटर हुआ कि नहीं? चंडीगढ़ सेंटर हुआ कि नहीं? आज आपको ये होता होगा चंडीगढ़ ही राजधानी क्यों बताई, एकदम पंजाब के एंड में पड़ती है, उधर हरियाणा शुरू हो जाता है। असल में तो वो सेंटर ही था, असल में सेंटर ही था। जब राजधानी बनाई थी तब सेंटर था, फिर 1966 में जब ईस्ट पंजाब हो गया तो वो फिर नुक्कड़ में हो गई, कॉर्नर पे, बॉर्डर पे आ गई दोनों के, हरियाणा के और पंजाब के। जबकि कलेक्टिव ईस्ट पंजाब का वो केंद्र था, वो सेंटर था। इमेजिन होगा ज्योग्राफिकल लोकेशन से, आज पंजाब उसके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में है और हरियाणा उसके पूर्व में है। अब इसे कंबाइंड ले लेना, आपको सेंटर फील हो जाएगा चंडीगढ़। दैट इज ऑल। ओके, करें इस पे भी बात। तो इज बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब टू इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट एंड हरियाणा टू इट्स ईस्ट। ऐसे क्वेश्चन पंजाब पीसीएस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि कौन इसके वेस्ट में है, कौन इसके ईस्ट और साउथ में है।
ऐसा मुझे लगता है यार, मैं छोटी छोटी बातों को बड़ी तवज्जो देने लग जाता हूँ। हो सकता है आप पत्रकारों की तरह इन बातों को तवज्जो भी ना दें, नॉर्मल थिंग बॉस, बट फॉर मी दे आर वेरी वेरी प्रीशियस थिंग्स। क्यों? इससे लंबे समय तक याद रहता है। लेक्चर ख़त्म होने पे बात करेंगे कि कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है, अब आपको ज़रूर याद रहेगा, शायद अब तक ना भी रहता। ओके, चलिए। इज़ अ पार्ट ऑफ चंडीगढ़ कैपिटल रीजन, जैसे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली, यह भी पार्ट है चंडीगढ़ कैपिटल रीजन का पार्ट कंसिडर किया जाता है। इट इज़ अ सीसीआर, इसे आप ग्रेटर चंडीगढ़ भी कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है? चंडीगढ़ कैपिटल रीजन में क्या क्या आ जाता है? चंडीगढ़ इन इटसेल्फ, हरियाणा का पंचकुला, फिर पंजाब का खरड़, पंजाब का मोहाली, पंजाब का न्यू चंडीगढ़ और पंजाब का जीरकपुर। इट इज ऑल द चंडीगढ़ कैपिटल रीजन। लुक एट द कंपनीज, इंडस्ट्रीज are very frequently opening their offices in the Kharad, in the Mohali, in the new Chandigarh, and the industries are somewhere in Zirakpur, because they all are having benefit of Chandigarh capital region. Okay, likewise the Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, they are the part of the national capital region Delhi. ओके, नो रोमिंग्स, नथिंग एल्स। पहले ऐसा हुआ करता था ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोमिंग लग जाया करती थी, आज नहीं होता क्या? आज नहीं होता? होता है अनुरीत, बोलो होता है। होता है, हिमाचल जाती है तो लगता है, लेकिन आप जब दिल्ली में जॉब करते हैं, आप आसपास गुरुग्राम में हैं, आप गाज़ियाबाद में हैं, आप नोएडा में हैं, आप फरीदाबाद में हैं, अलग अलग राज्यों के हिस्से हैं ये। नोएडा उत्तर प्रदेश और गुरुग्राम और फरीदाबाद हरियाणा, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप तो वहाँ से रोज़ दिल्ली जॉब आते हैं, काम करने आते हैं, बट एनसीआर रीजन हो जाने की वजह से रोमिंग नहीं लगती, जबकि आप टेरिटरी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, करते हो ना। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये भी चंडीगढ़ कैपिटल रीजन है। क्लियर? तो दैट इज़ क्लियर दैट पार्ट ऑफ चंडीगढ़ कैपिटल रीजन CCR, एंड दैट इज इट इंक्लूड्स चंडीगढ़ पंचकुला, दैट इज इन हरियाणा, खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली एंड जीरकपुर। अगर if we will discuss about the body, it is the municipal corporation of चंडीगढ़, it's a very important body। वैसे मौजूदा परिस्थिति बता दूं कि आपने झंडे फहराए थे। 26 वार्डों की ये कॉरपोरेशन है, जिसमें से 14 में झंडे लहरा करके गई आप, 12 पे सिमटी अपनी बीजेपी, जो 8 सीटों से गिरी है। 8 का घाटा हुआ उसको, 12 पे आई, 14 पे आप। नियम से मेयर तो बनना चाहिए था आपका, लेकिन बीजेपी ने मैनेज करके मेयर बनवा लिया अपना। इस पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, एक वोट इनवैलिड हो गया, कांग्रेस वाला पहुंचा नहीं। इस तरह से कर करा करके जो मौजूदा स्ट्रेंथ वहाँ मौजूद थी, उस हिसाब से बीजेपी की मेयर बन गई सरबजीत कौर। अब मेयर बीजेपी का है, लेकिन मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की है। ये चीज़ ने बीजेपी की अब तक की जो एकाधिकार था इस यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ पर, उसकी सत्ता में सेंध लगाई है पहली बार। शायद यह भी एक कारण विश्लेषक बताते हैं कि सर्विसेज रूल लगाने का बना, क्योंकि बीजेपी को पहली बार इस क्षेत्र में अपना गढ़ हिलते दिखा कि एटलीस्ट पंजाब तो सही, लेकिन चंडीगढ़ नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी तेज़ी से वहाँ पैर पसार रही है। ओके, और इसी कारण से मनीष सिसोदिया भी कहते डर गई बीजेपी, आम आदमी पार्टी से डर गई। जब तक कांग्रेस थी पंजाब में, तब तक इन्हें कोई टेंशन नहीं थी सर्विस रूल की। अब हम पंजाब में भी आए और चंडीगढ़ में भी आए, अब समस्या इन्हें पैदा होती है। ये सब बातें बता रहा हूँ ताकि आप अखबारों में, खबरों में चलने वाली हर बात को समझ पाए, इसलिए साथ साथ ऐसे कुछ आंकड़े देते चला जा रहा हूँ जो बोर्ड पे नहीं लिखे, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। और लेक्चर में एक रवानगी भी तो बना के रखनी है। लेक्चर हमारे कैसे रहते हैं, आपने कभी नोटिस नहीं किया? स्टेबल येट स्पीडी। स्टेबल है बट स्पीड है। ओके, आगे चले। सो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, मैंने मिटा ही दिया यार, ये बड़ी गलत बात है। बताओ क्या लिखा था बेटा? मनोज परिदा, यहाँ पर लिखा था ना। चलिए, बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के। कौन हुए फिर ये? हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द चंडीगढ़, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द चंडीगढ़। इनके वाया देश के राष्ट्रपति इस यूनियन टेरिटरी को गवर्न कर रहे हैं। तो गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है यूनियन टेरिटरी की? हैं? हाँ,
गवर्निंग अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छी बात है, गुड थिंग, यानी कि प्रेसिडेंट है, इट इज़ ऑल्सो द गुड थिंग, माने कि केंद्र की सरकार होती है। तो यूनियन टेरिटरी की गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है? केंद्र सरकार। तो गवर्नेंस किसकी है फिर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में? केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, राष्ट्रपति के वाया होती है, जो कि अपने नुमाइंदे के तहत यहाँ पर शासन करते हैं, और वो नुमाइंदे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने अभी अभी सुना कि सर्विस रूल बदले हैं, ऐसी कंट्रोवर्सियाँ पहले नहीं हुई। तो मैं आपको कुछ बताऊं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंडीगढ़ है ना, इसकी पोजीशन को मर्ज कर रही थी 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट उन पोस्टों के साथ, जैसे कि दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, जिन्हें हम डैनिप्स, DANIPS कहते हैं, डैनिप्स। क्योंकि आपने कभी नोटिस नहीं किया, UPSC के तहत जो एग्ज़ाम होता है उसी के तहत तो दिल्ली वाला DSP आ जाता है। लास्ट वाली पोस्ट किसकी होती है? DSP ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कभी उनका अलग से एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है, वो UPSC के अंडर ही हो जाता है आपका सिलेक्शन। कई बार आपको कहते हैं ना UPSC हो गया यार, किधर हुआ? दिल्ली UT DSP लगाऊँ यार, आई बात समझ में? तो ऐसे DSP पोस्ट थी चंडीगढ़ की, उसे उसके साथ मर्ज करने जा रहे थे अपन, बाकी यूनियन टेरिटरी की वो जो पोस्ट रहती है उस ऑफिसर की। यहाँ पर फिर पंजाब ने विरोध पैदा किया था कि ऐसा क्यों करने जा रहे हो, वाई यू आर डूइंग दिस, ये DSP ही पोस्ट रहेगी। तो फिर सरकार ने निर्णय वापस लिया था, उस नोटिफिकेशन को नल किया था। आई बात समझ में? ये 2018 में हुआ था। चलिए एक बात और बताता हूँ, चंडीगढ़ में हमेशा समस्या रही है, एक तरफ इलेक्टेड मेंबर बैठा दिए गए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूप में, और एक तरफ सारा का सारा काम काज, शक्तियाँ, जिम्मा एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है। एक बहुत ही लॉन्ग हियरार्की ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं, राइट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज़ बनवारी लाल पुरोहित से लेकर नीचे तक। तो वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुने नुमाइंदे हैं, वो ये कहते हैं यार व्हाट इज़ दिस, चुना हमें, जनता की आस्था हम पर, विचार हमसे जुड़े हैं उनके, हमसे वो उम्मीदें लगाते हैं, शक्तियाँ सारी यार एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। इधर पैराडॉक्स, इसको कहते हैं चंडीगढ़ में चलती है डेयार्की, द्वैध शासन। आई बात समझ में? काम कोई करता है, शक्तियाँ किसी के पास है, जिम्मेदारी किसी की लगी हुई है, रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है जनता को। इसको ठीक करने की हमेशा से बात चलती रही कि इसको ठीक करो यार, इसको रेक्टिफाई करो। तो एक समय ऐसा भी आया जब केंद्र ही सरकार ये एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट ही ख़त्म करने वाली थी, कहती अब ये चलेगा ही नहीं, यहाँ पर गवर्नर होगा जिसका नाम होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसी बाकी यूटीज़ में होता है। और अब हम ये एडमिनिस्ट्रेटर जो पंजाब का गवर्नर ही बन जाता है ऑटोमेटिक, ये प्रोसेस भी ख़त्म करेंगे। फिर इस पर भी खिलाफत हुई, इसे भी रोका गया। आई बात समझ में? इसे भी रोका गया। तो आइए एक बात सुनिए, फिर एक कहानी बताता हूँ। 1966 1 नवंबर को जब हरियाणा बना था, तो चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दोनों की सांझी राजधानी, पंजाब की और हरियाणा की। और तब यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑफिसर अपॉइंटेड हुआ, उसका नाम पड़ा चीफ कमिश्नर, उसका नाम पड़ा चीफ कमिश्नर। लेकिन आपको पता है ये पोस्ट बदली गई, ये चीफ कमिश्नर ही चलता रहा, ये सीधा आंसरेबल हुआ करता था होम मिनिस्ट्री को, और सेंट्रल ही गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती थी। इट वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़। समय बदला 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 बदला, और बदलते बदलते 1984 की मिलिटेंसी का दौर पंजाब में, उसको टैकल करने के लिए वो एंटी नेशनल एक्टिविटी, ऐसा सरकार बताती कि एंटी नेशनल एक्टिविटी एंड डिस्टर्ब्ड एरिया को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए फिर केंद्र की सरकार ये नियम लाई कि चंडीगढ़ को एक बेस बना करके हम मैनेज करेंगे उन एंटी नेशनल एक्टिविटी को पंजाब में। इसलिए पंजाब के गवर्नर को आगे से अब 1984 वाले सन से ही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर घोषित करना शुरू कर दिया गया। तब तक के लिए चंडीगढ़ का पोजीशन क्या होती थी, द हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता था, चीफ कमिश्नर। और उसके अगले दिन से 1984 के उसके डिसीजन के बाद से चंडीगढ़ का हाईएस्ट ऑफिसर कौन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर। और वो कौन हुआ करेगा, पंजाब का गवर्नर। ध्यान रहे लाइन, पंजाब का गवर्नर। हरियाणा अपनी विधानसभा में कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुका है कि यह एक्सक्लूसिव मोनोपोली पंजाब की ख़त्म करो, हरियाणा के गवर्नर को भी एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ। लेकिन ये अभी तक संभव नहीं है, अब तक के प्रावधानों में ये संभव नहीं है। यही प्रोविज़न अपने आप में ही चंडीगढ़ को थोड़ा अधिक अलाइन कर देता है पंजाब से, क्योंकि पंजाब का गवर्नर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हरियाणा का गवर्नर नहीं।
और वहाँ विधानसभा में रेजोल्यूशन पास हुए हैं इसके रिलेटेड कि हमारा गवर्नर क्यों नहीं, जब राजधानी सांची है तो वाई नॉट, तो तब कहा जाता है नहीं ये पॉसिबल नहीं। तो वो जो अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर होता था, जो अब तक का हाईएस्ट ऑफिसर था, जैसे ही पंजाब के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, उसे गवर्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का एडवाइज़र बना दिया। तो वो कौन हो गया? एडवाइज़र टू द एडमिनिस्ट्रेटर। उसी का नाम मुझसे गलती से मिट गया था, उसी का नाम मुझसे गलती से मिट गया था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है भाई? बनवारी लाल पुरोहित। और ये कौन होता है? पंजाब का गवर्नर। मेंबर पार्लियामेंट कौन है भाई? बीजेपी की किरण खेर, 2019 में चुनाव जीती हैं। एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर कौन है भाई? मनोज परिंदा, IAS। ओके, इतनी बात स्पष्ट हो गई। और ये एडवाइजर पहले वाले कौन थे? चीफ कमिश्नर। ये सर्वे सर्वा थे पहले। अब सर्वे सर्वा कौन है? तो कुछ शक्तियां ऐसा चाहती हैं कि या तो पहला सिस्टम लागू करा दो, इसे सर्वे सर्वा बना दो, या फिर ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी पंजाब से लेके हरियाणा को भी दे दो। इसमें अब कुछ समझाना चाहता हूँ। अभी अभी रिसेंटली एक बदलाव हुआ जिसे हम कहते हैं BBMB बदलाव, ब्यास और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB। कल अपन C चला रहे थे ना ऑफ रिकॉर्ड, आज ऑन रिकॉर्ड B चलाएंगे अपन। ओके, ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड समझना चाहते हैं इसके विषय में भी, BBMB के विषय में। इसके विषय में ये है, इसमें एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं। चेयरमैन तो चेयरमैन होता है, मेंबर के आगे ब्रैकेट में लगता है मेंबर 1 इरिगेशन, मेंबर 2 पावर। डन है भाई। अब तक का नियम यह हुआ करता था कि ये जो मेंबर पावर या मेंबर इरिगेशन है, ये पंजाब और हरियाणा से ही लेने हैं, पंजाब और हरियाणा से ही लेने हैं और कहीं से नहीं। और कोई ही से कहाँ से हो सकता है? BBMB में 4 राज्य आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान। ठीक है, तो ये 3 लोग, चेयरमैन, मेंबर इरिगेशन, मेंबर पावर के अलावा 4 रिप्रेजेंटेटिव BBMB का हिस्सा होते हैं, जो हर राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव पंजाब राज्य चुनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा राज्य, एक रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान राज्य, एक रिप्रेजेंटेटिव हिमाचल राज्य चुनेगा। ये चारों राज्यों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो अब ये नियम नया आ गया BBMB में कि वो जो 2 मेंबर थे, एक इरिगेशन और एक पावर वाला, मैंडेटरली अपन को वो हरियाणा और पंजाब से ही लेने थे। अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, ये मैंडेट खत्म कर दिया गया। अब ये है कि चारों में से किन्हीं भी राज्यों से लिए जा सकते हैं, यानी कि अब आप उन्हें राजस्थान और हरियाणा हिमाचल से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अब जब खबरें पंजाब में चली अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग राजनीतिज्ञों ने, तो सरकार, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष ये रखा। BBMB बोर्ड ने ये बताया कि भाई, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये, क्योंकि ये बोर्ड में चेंजेस किसने इंडक्ट कराए? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टेटमेंट जारी की, यार व्हाट आर यू टॉकिंग, पंजाब की मेंबरशिप खत्म कर दी है। किसने कहा भाई? हर राज्य का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, वो तो आज भी है, कहीं भी नहीं घटाई मेंबरशिप। और दूसरी बड़ी बात, 2 मेंबर होते थे चेयरमैन के साथ साथ, एक चेयरमैन और दोनों मेंबरों को ऑलवेज कौन अपॉइंट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। बात इतनी सी होती थी कि वो दोनों मेंबर पंजाब और हरियाणा में से आ सकते थे, अब वो पंजाब हरियाणा के साथ साथ हिमाचल और राजस्थान से भी आ सकते हैं। तो इसमें ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा कि अब वो पंजाब से आएंगे ही नहीं। बस 2 और राज्य जो कि पहले से ही हिस्सा है BBMB का, अब उनको उनमें से भी लिया जा सकता है। इसके अलावा BBMB की मीटिंग्स, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, उसकी पावर्स और पंजाब की रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं, कोई कटौती नहीं, सब पहले जैसा ही है। उसमें फिर ये बात आई, उन्होंने कहा कि आज दिन तक समस्या ये थी कि ये जो 2 मेंबर थे, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका टेन्योर सिस्टम, इन सब के ऊपर कोई स्पष्टता ही नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे। तो अब ये जो नई नोटिफिकेशन, इसके बारे हमने क्लियर मेंशन कर दिया है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
कौन कितना क्वालिफाइड होना चाहिए और क्या टेनोरियल सिस्टम है। तो इसके वाया जब ये बिल्कुल फिक्स्ड है तो फिर ये हो सकता है ना कि उस समय में वो पर्सन उस मेरिट का पंजाब में अवेलेबल ही ना हो या हरियाणा में अवेलेबल ना हो, फिर हम बाउंड क्यों हो कि हमें पंजाब और हरियाणा से ही उससे कम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे ना करता हुआ वाला बंदा लेना पड़े। अगर सेम टाइम पे वो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है राजस्थान और हिमाचल में तो क्यों ना लिया जाए। और ऐसे में वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारी मोनोपोली कैसे चल जाएगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर कह रही है हमारी मोनोपोली कैसे चल जाएगी, जब अब फिक्स्ड फॉर्मेट में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन बता दी तो अब तो चलेगी ही मेरिट। चारों राज्यों से मंगवाया जाएगा नामांकन, चारों राज्यों से शर्तों के अधीन जो मेंबर हैं वो अपना नॉमिनेशन देंगे और फिर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को जो फुलफिल करता होगा मेरिट बेस पे उसे चुन लेंगे। तो ये तो पहले से ज़्यादा पारदर्शी किया है सिस्टम, ऐसा वो सरकार बताती है। क्या किया क्या नहीं किया समय में आप जान लेना, वो क्या बता रहे थे मैंने बता दिया, क्या बदलाव किया वो मैंने बता दिया। ओके, ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे ही चेंजेस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना यार, इसको बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर पंजाब वाला ही ना हो, ये थोड़ा हरियाणा को भी दे दो। ऐसी मांग हरियाणा कर रहा है। ओके, आगे बढ़े। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 1984 में ये फैसला कौन ले आया कि चीफ कमिश्नर नहीं पंजाब का गवर्नर चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा? केंद्र सरकार। तो तब केंद्र सरकार की अथॉरिटी हमें मान्य थी, हमें स्वीकार्य थी। अब मान लो, मैं नहीं कहता होगा ऐसा, पर मान लो भविष्य में केंद्र ही सरकार ऐसा कर दे कि अब आगे से पंजाब के साथ साथ गवर्नर जो हरियाणा का है वो भी एलिजिबल है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, तब हमें फिर केंद्र की वो अथॉरिटी मान्य नहीं होगी। बात समझ में आई? देखिए, हमें व्यवस्था को ही बड़ा पक्का शुरू से करवाना चाहिए था। हमारे पिछले राजनीतिज्ञों ने, पॉलिटिशियनों ने और अलग अलग सिख राज्य में कह रहा हूँ पंजाब राज्य से जो अलग अलग राजनीतिक धड़े आए हैं, इनकी आपस में बनी नहीं, इनकी सोच में समरसता नहीं थी, इनमें पंजाब सुप्रीम नहीं रह पाया, इसलिए पंजाब के लिए ये एकजुट होकर के फैसले कभी नहीं ले पाए। इसलिए हर किसी ने अकेले अकेले जाकर के अपने गुट के साथ केंद्र सरकार से समझौते किए। उसी का नतीजा है पंजाब आज अलग अलग फ्रंट पे सफर हुआ। ऐसे जोड़ तोड़ तभी होते हैं ना, अगर पहले ही दिन से डिटरमिन्ड होता पंजाब और पंजाब के पॉलिटिशियन और डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस, तो एक नीतिबद्ध तरीके से नियम बनवाए जाते ताकि कभी भी अपनी इच्छा या डिस्क्रिशन के बेस पे केंद्र सरकार इस तरह से ना कर सके। बट अब जब आपको तब केंद्र की नियम अच्छे लगे, आपके फेवर में थे, अब कभी वो आप उनको फेवर करेगी हरियाणा को तो आपको बुरा लगेगा। ये तो फिर ये दौर चलता ही रहेगा, अच्छा और बुरा लगने वाला। इसका खात्मा करना पड़ेगा ना भाई। उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि आप सच और झूठ पहचान सकें और आप सही पॉलिसी प्रपोज कर सकें पंजाब के पॉलिटिशियंस को। भाई आप जनता हो ना, सॉवरेनिटी संविधान के मुताबिक तुम में लाए करती है ना, तो तुमको बताना है ना कि भाई संप्रभुता कैसे अक्षुण्ण रखनी है हमने अपनी। ये किसने कहा कि एक राज्य और एक राष्ट्र में पॉलिटिशियंस को टीच नहीं किया जा सकता? जनता उन्हें पढ़ा नहीं सकती, समझा नहीं सकती कि भी क्या करना चाहिए। सब कुछ जनमत संग्रह से ही होना चाहिए। तुम बताओ क्या करना चाहिए, उसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं। पढ़ो, सीखो, जानो, अपने पॉलिटिशियन से प्रश्न करो कि सर ऐसा कैसे हुआ, 1984 में उसी केंद्र का एक निर्णय आपको मान्य हुआ, अगर 2024 में वो कोई और निर्णय ले है क्या करोगे? कोई पक्के प्रबंध किए पिछले 1984 से 2022 तक आपने कोई कि आगे ऐसा निर्णय ना आ जाए? अब जब आ जाएगा फिर बैठ जाएंगे, जब आ जाएगा फिर ऐसे कहेंगे ओ ये क्या पंजाब के साथ। अब तक क्या, अब तक क्या, ये सवाल बनता है कि नहीं? जब कुछ हो नहीं रहा होता तब ठंडे हो जाते हैं और जब कुछ हो जाता है फिर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं चलती सरकारें, प्लानिंग के साथ काम चलता है। जब तक तेलंगाना नहीं बन गया था बैठे नहीं थे वो लोग। समझ में आई? ये तो बात केवल राजधानी की है, इतने बड़े राज्य से इतना बड़ा राज्य निकलवाया, लेकिन लंबी मुहिम चलती है, ये बात बनी थी। ओके, तो दैट इज द सिस्टम। सो ये यहाँ की बात। अच्छा, एम्बलम जानते हो क्या है यहाँ का? ओपन हैंडेड मॉन्यूमेंट। और एक बच्चा बता रहा सर 5 उंगलियाँ। बेटा वो 5 उंगलियाँ, वो पंचभूत, वो मैंने पढ़ा दिया हेरिटेज एंड कल्चर में। अब ये कुछ और है, इसमें 2 ऐसे हैं, तीसरी बड़ी अलग ही इधर जा रही है और ये इधर, मेरी तो हो नहीं पा रही वैसी। ये बताऊँगा कि क्या है, पर अभी आप समझ लीजिए ये एम्बलम है। पार्क में लगा होगा, चौक में लगा होगा, यूनिवर्सिटी के बाहर लगा होगा एम्बलम। ओके,
ये वहाँ का एम्बलम है, द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। अर्ली प्लैंड सिटी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। यही कारण है ना भाई सिम्मी, इसको दोनों राज्यों में आधा आधा भी नहीं बांट सकते, क्योंकि ये सेक्टर वाइज प्लैंड ही ऐसे की गई है, ये बट नहीं सकती। नदी के रूप में बना दिए, नदी की तरह, दोनों हाई हेड स्ट्रीम्स और डाउनवर्ड दोनों एक ही चलेंगी बस एक साथ ही, तो इन्हें बांटा भी नहीं जा सकता। ये जिसको मिलेगा पूरा ही मिलेगा जब मिलेगा। ओके, हालांकि 2020 में मैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बयान बताना चाहता हूँ। वो बता रहे थे कि यार ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा को अब मान लेना चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, एक्सेप्ट इट, और अपनी अपनी कैपिटल डेवलप करो दोनों, हरियाणा अपनी कर ले, पंजाब अपनी कर ले, और मान लो कि ये भाई यूटी है, और अपने अपने हाई कोर्ट बनाओ, अपने अपने सेक्रेटरीट बनाओ, अपनी अपनी असेंबलियाँ बनाओ अपने अपने कैपिटल में, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। लेकिन उस समय भी पंजाब ने रिफ्यूट किया, कहते नहीं हम नहीं मानते। ये जो सुखबीर जी बादल हैं और जो प्रकाश सिंह बादल हैं, ये कहते हैं कि ये जो हुआ ये अत्याचार हुआ। तो बात तो सही है, फिर आप कह रहे हैं आप सीनियर हैं तो अत्याचार ही होगा। लेकिन सवाल बनता है कि लंबे समय से इतने मजबूत सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध चौटालों से आप ही के हैं ना भाई, ऑन टेबल ले आते, उन्हें समझा देते कि चंडीगढ़ कितना जरूरी है पंजाब के लिए, तो अब तक ले आते। प्रकाश सिंह बादल ही है ना जो इस बार के चुनावों की पहली पब्लिक रैली हरियाणा में जाकर के कर रहे थे, चौटालों के आह्वान पे पहुंचे थे ना। उसके बाद फिर पंजाब में उनकी रैलियां शुरू हुई, जिन्हें वो किसान रैली के रूप में एड्रेस कर रहे थे। तो फिर आपके एक राज्य में जिनकी सरकारें रही हैं उनसे यह मजबूत संबंध है, उन सरकारों का विजन ये रहता है कि भाई चंडीगढ़ तो हमारा है, तो आप ऑन बोर्ड लेकर के आइए ना, उनको करिए डिस्कस। देखिए आपके निजी संबंध राजनीतिक रूप में यदि कुछ सकारात्मक दे सकते हैं राज्य को, तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं करती है दुनिया। इसमें समस्या का कारण क्या है? यही तो होती है सॉफ्ट पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, और जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी कर लो। तो वो नहीं, अपना पीछे जुगाड़, और सामने जनता को कहेंगे एक इंच नहीं जान देंगा मैं चंडीगढ़ का। ऐसे नहीं होती बात होती है जनता को सच बता के कि सच वाकया परिस्थिति क्या है, चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगली कहानी, मास्टर प्लान जो है सिटी का, ये प्रिपेयर किया गया बाय द स्विस फ्रेंच, मोस्टली लोग फ्रेंच ही कहते हैं, ले काबूजियर। ओके, तो काबूजियर के द्वारा तैयार की गई है, लेकिन ये शुरुआती पर्सन नहीं है जिन्हें चुना गया। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं जवाहरलाल नेहरू की। भारत का स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947, उसके पहले भारत के बंटवारे की योजना तैयार। रेडक्लिफ के द्वारा भारत के पश्चिमी क्षेत्र को बांटने का खाका तैयार कर दिया गया था, जैसे सर रेडक्लिफ लाइन के रूप में भी आप जानते हैं। पंजाब की ओरिजिनल कैपिटल लाहौर, बंटवारे के बाद वो चली गई वेस्ट पाकिस्तान के पास। बंटवारा हो गया। आज जो आपके सामने खड़ा था 15 अगस्त 1947 के दिन, वो था ईस्ट पंजाब, अपनी राजधानी के विहीन खड़ा था। लाहौर नहीं था, वो पाकिस्तान में गया, यानी कि पश्चिमी पंजाब, जिसे पंजाबी में लहंदा पंजाब भी कहते हैं, उतरते हुए सूरज का पंजाब। ओके, तो सवाल खड़ा हुआ कि पंजाब की नई कैपिटल कौन सी। यहाँ पे वर्ड बार बार यूज़ करना, ईस्ट पंजाब की नई कैपिटल क्या होगी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का ये विजन था कि कोई एस्टेब्लिश्ड सिटी नहीं चुनूंगा मैं पंजाब की नई राजधानी के लिए। पंजाब की राजधानी देश और विश्व के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा एक नए भारत का नया संकल्प कैसा होगा, वैसा न्यू इंडिया कैसा होगा, जो कॉलोनाइजेशन की उन रूढ़िवादी सोचों से मुक्त होगा, जो इंपीरियलिज्म के दमन से मुक्त होगा, जो भारतीय समाज की इविल प्रैक्टिसेस से मुक्त होगा, जो पूर्णतः स्थिर होगा, स्थायी होगा, प्रगतिशील होगा। वो मॉडल बनेगा, वो कैटलिस्ट बनेगा पूरे भारत के आगामी निर्माण का, भविष्य के निर्माण का। तो आगामी भारत का रोल मॉडल बनेगा वो नया शहर जो मैं बनाऊंगा, मेरे सपनों की राजधानी, पंजाब की राजधानी। तो एक न्यू सिटी बनाना चाहते थे
वो क्या क्या कहते थे इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे बकायदा, उनकी स्टेटमेंट्स लिखूंगा मैं, ये कोई बातूनी बातें नहीं है, मैं आपको लिखूंगा, कैमरे दिखाऊंगा भी जो उन्होंने कहा। तो वो बनाना चाहते थे, तो मुहिम छिड़ी कि फिर क्या, कौन, कैसे। बहुत मेहनत की गई, पंजाब के मौजूदा शहरों के आसपास बहुत मेहनत की गई जगह ढूंढने की, लेकिन जगह हर तरह से मजबूत चाहिए थी। जैसे कि सबसे बड़ा कारण था उस समय में जगह का डिफेंस मैकेनिज्म, उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो वीक पड़ रहा था कहीं कहीं पर। लैंडस्केप वैसा चाहिए जहाँ पर अपन वाटर, ट्रैफिक, कॉलोनीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स को सेग्रीगेट कर पाएँ, ऐसा लैंडस्केप अपन को चाहिए था। ये समस्या पैदा कर रहा था। फिर ट्रेडिशनली विलेजेस इस्टेब्लिश थे, उठ के जाने को तैयार भी नहीं थे। ऐसे बहुत से कारण, और वेल कनेक्टिविटी भी चाहिए थी। ये सब रीजंस की वजह से फिर एक क्षेत्र चुना जिसे हम कहते हैं द पुआधी रीजन, जहाँ पर पुआधी भाषा बोली जाती है। पुआधी भाषा किसे कहा जाता है? जो सतलुज और घग्गर नदी के बीच बोले जाने वाली भाषा, दैट इज़ द पुआधी भाषा, द पुआधी पंजाबी, पुआधी। ओके, ये था पुआध रीजन, इसे चुना। दैट्स द बेस्ट, इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द हिमालयाज, द फुट हिल एरिया ऑफ द हिमालयन माउंटेन चेन्स, and the beautiful thing is the proximity to the Delhi, that is the defense. It's very close to Delhi. Okay, it is somewhere 260 kilometers from Delhi and 229 kilometers somewhere to शिमला, आई गेस इतना कहीं बताते हैं, शिमला से थोड़ा कम ही है, लगभग 260 किलोमीटर के अराउंड दिल्ली। लैंडस्केप, रिवर, नेचुरल ब्यूटी, फुटहिल एरिया, क्लोज टू द दिल्ली एंड लगभग नॉन डिस्प्यूटेड एरिया। 50 पुआधी गांव खाली कराए गए, जगह को चुना गया। उस समय की मौजूदा पंजाब सरकार ने 1948 में इसकी स्वीकृति दी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने फिर इसके लिए काम आरंभ किया। 1949 में अमेरिकन आर्किटेक्ट को चुना गया, जिनका यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, एंड दैट इज़ एल्बर्ट मायर, द अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मायर। एल्बर्ट मायर 1949 में चुने गए पंजाब के लिए एक नई राजधानी बनाने के लिए। एल्बर्ट मायर ने एक ब्लॉक चुना जिसको उन्होंने अलग अलग गार्डन्स, अलग अलग लैंडस्केप्स के साथ इंटरस्पर्स कर दिया। ट्रैफिक रीजन सेग्रीगेट, कॉलोनीज सेल्स के रूप में नेबरहुड डेवलप करने के विचार किए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सेपरेट बट अप्रोचेबल फ्रॉम एवरी एरिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी। और वो ये सारी चीज़ों का निर्माण अपने मित्र के साथ मिलकर के कर रहे थे, जो एक पोलैंड के आर्किटेक्ट थे, द पॉलिश आर्किटेक्ट, जिनका नाम था मैकेज नोविकी। मैकेज नोविकी। अभी काम चल ही रहा था कि 1950 में प्लेन क्रैश में नोविकी की डेथ हो गई। हृदय छन्नी छन्नी हो गया एल्बर्ट मायर का, बोला मैं आगे काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट वर्क फर्दर। ऐसे में भारत सरकार ने फिर अप्रोच किया किन्हें? ले काबूजियर, द स्विस फ्रेंच ले काबूजियर। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस नहीं किया आपने? ना तो एल्बर्ट मायर ब्रिटेन से थे, ना ही नोविकी ब्रिटेन से थे, और ना ही ले काबूजियर। जवाहरलाल नेहरू उन भेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे पंजाब को। वो वैसा इंपीरियल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वो इंपीरियल बिल्डिंग, इंपीरियल किले। द मॉडर्न कल्चर, द फ्री इंडिया, द फ्री चंडीगढ़, द स्पिरिट, हाई स्पिरिट ओरिएंटेड चंडीगढ़, द रेवोल्यूशन और रिफॉर्म बेस्ड चंडीगढ़ विच विल रिप्रेजेंट द न्यू मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट, दैट एजुकेशन और द रिफॉर्म ओरिएंटेड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आप आइए फिर चंडीगढ़ की बिल्डिंगें देख लीजिए। पिंजौर गार्डन, क्योंकि 17वीं सदी का मुगलों के गार्डन के रूप में जाना गया है, उसको छोड़िए, बाकी बिल्डिंगें बताइए मुझे कैसी हैं। आपको पूरे भारत भर की, बाकी दिल्ली का आर्किटेक्चर आपने देखा और बाकी पूरे भारत भर की बाकी ब्रिटिश बिल्डिंगों जैसे लगती है चंडीगढ़ की बिल्डिंगें? टोटली डिफरेंट, टोटली अलग। घर भी देख लीजिए वहाँ के, उसकी प्लानिंग ही अलग है बिल्कुल। वो डेलिबरेटली किया गया ऐसा। आई बात समझ में? इट वॉज द सेंस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, द डीकॉलोनाइज्ड सिटी, द सिटी ऑफ चंडीगढ़। ओके, तो फिर फाइनली काफ़ी सारे एलिमेंट्स अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मायर के कंटिन्यू करते हुए ली कॉर्बूजियर ने अपने नई ड्राइंग्स, अपने नए आइडियाज़ और प्लान्स इंड्यूस करके चंडीगढ़ का निर्माण किया।
कल्ली कल्ली अकेली अकेली बिल्डिंग अपने हाथों से डिज़ाइन की उन्होंने अपनी टीम के साथ मिल करके, जिसमें हाई चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आपकी आज के रूप में देख रहे हैं, सेक्रेटरी असेंबली, इस तरह की चीज़ें विकसित की गई। तो यहाँ से ले कर्बूजियर फेमस हो गए, ये मेन डिज़ाइनर माने जाते हैं। शुरुआत एल्बर्ट मायर के द्वारा ही की गई थी, इस बात को आपको समझना है, इसमें कोई संदेह है। जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया, कहते जब तक अब पंजाब राजधानी विहीन है, 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद, पंजाब क्या करे, राजधानी नहीं है। तो फैसला लिया गया कि जब तक पंजाब को पंजाब की नई राजधानी नहीं मिल जाती, पंजाब की राजधानी शिमला होगी। शिमला को पंजाब की राजधानी बनाया गया और फाइनली शिमला से राजधानी उठा करके ऑफिशियली पंजाब में वापस लाई गई 21 सितंबर 1953, यानी कि चंडीगढ़। 21 सितंबर 1953 तक राजधानी शिमला थी पंजाब की, और 7 अक्टूबर 1953 अगले महीने 7 अक्टूबर 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति ने आकर के ऑफिशियली इस राजधानी को इनॉग्रेट किया। सितंबर 1953 में शिफ्ट हो गई और अक्टूबर 1953 में इनॉग्रेट हुई ऑफिशियली। इतने लंबे समय तक पंजाब ने, यानी कि ईस्ट पंजाब ने, शिमला को भी राजधानी के रूप में धारण किया है, फिर उसे अपना चंडीगढ़ मिला। चंडीगढ़ अर्थात दो नामों से आता है, चंडी और गढ़। चंडी द एंशिएंट हिंदू गॉडेस और उनका फोर्ट्रेस द गढ़, ये चंडीगढ़ शहर के ही किनारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आते हुए एक एंशिएंट टेम्पल का प्रतीक है, चंडी का मंदिर। ओके, तो वहाँ से नाम आता है द चंडीगढ़। क्लियर कहानी? तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ करके बता देता हूँ। सो अर्ली प्लान सिटी, मास्टर प्लान ऑफ द सिटी was prepared by the Swiss French Le Corbusier, which transformed from earlier plans by Maciej Nowicki, that is Polish architect, and the Albert Mayer, American planner. Chandigarh Capital Complex, the beautiful thing. Do you know there is a complex, that is a Chandigarh Capital Complex. 2016 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। किसको? चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। सीधा सीधा पंजाब पीसेस MCQ बनता है। इट इज़ इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर? उसके अंदर आपकी ये बिल्डिंग्स आती हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा सेक्रेटरीट, पंजाब एंड हरियाणा असेंबली, ओपन हैंड, मार्टियर्स मेमोरियल, जियोमेट्रिक हिल, टावर ऑफ शैडो एंड द रॉक गार्डन। ये है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा और ये क्या डिक्लेयर हुआ है? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भव्य मंदिर तो हुए ही हुए हैं, ये भी हुआ। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो मोस्ट यहाँ तक चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स in July 2016 declared UNESCO as a World Heritage Site. It includes Punjab and Haryana High Court, Punjab and Haryana Secretariat, Punjab and Haryana Assembly, Open Hand, Martyrs Memorial, Geometric Hill, Tower of Shadow and the Rock Garden. मार्टियर मेमोरियल और ज्योमेट्रिक हिल का निर्माण की शुरुआत ली कार्बूजियर ने 1956 में की थी, बट ये पूरे नहीं हो पाए, ये कंप्लीट नहीं हो पाए, इनकम्प्लीट। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है चंडीगढ़ की भारत में, वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है चंडीगढ़ का भारत में, और 2015 में LG इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कराए गए एक नेशन वाइड सर्वे में इसे टाइटल मिला हैप्पीएस्ट सिटी इन इंडिया का। ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट, सेकंड ब्यूटीफुल इंडिकेटर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई, वन ऑफ द हाईएस्ट, तो हैप्पीएस्ट सिटी तो अपने आप ही बनती है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसे आप ट्राई सिटी भी कहते हैं, उसका रीज़न है ड्यू टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला। इसके कारण से इसका नाम पड़ता है द ट्राई सिटी ऑफ चंडीगढ़। आप अखबारों में लिखेंगे, अक्सर पाएंगे कि ट्राई सिटी ऑफ चंडीगढ़ लिख करके दिखा जाएगा। वो बात उस समय में पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ की कर रहे हैं। ओके, नेम चंडी प्लस गढ़, दैट इज चंडी मंदिर नियर द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। मोटिव और सौरभिका, दैट इज द सिटी ऑफ ब्यूटी। 1970 में ऑफिशियल लोगो में इस लाइन को इस्तेमाल किया गया, द सिटी ऑफ ब्यूटी। तो चंडीगढ़ को पूरे भारत में क्या कहा जाता है? द सिटी ऑफ ब्यूटी। और ये क्या है? व्हाट इज़ दैट? एग्जैक्टली 1870, 1880 और 1890 में, और सबसे पीक पे 1890 टू 1900 के दौरान अमेरिका में आर्किटेक्चर
और सिटी प्लानिंग में एक रिफॉर्म मूवमेंट आई। जो वहाँ के एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे वो ये मानते थे कि हमें प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाने हैं सिटी कंस्ट्रक्शंस में, सिटी आर्किटेक्चर में, जिसको हमें ब्यूटी, मॉन्यूमेंट्स एंड ग्रैंडियोर के साथ सुसज्जित करना है। ये नई इंस्पिरेशन, नई स्पिरिट का काम करेगा नए समाज के लिए। और इस फीलिंग से, इस रिफॉर्म मूवमेंट से ज़बरदस्त प्रभावित हुआ करते थे एल्बर्ट मायर। और इसी वजह से एल्बर्ट मायर ने जब भारत में चंडीगढ़ के विकास का आरंभ किया, निर्माण का आरंभ किया, तो उन्होंने भी द सिटी ऑफ ब्यूटी, दैट इज़ द ब्यूटीफुल सिटी कंसेप्ट को प्रमोट किया। और बाद में जाकर के इसी लहर को चंडीगढ़ ने अपना लिया और 1970 में ये ऑफिशियल लोगों का हिस्सा भी बन गया। तो इसीलिए आज चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ अमेरिका 1890-1900 से जाना जाता है, दैट इज़ द सिटी ऑफ ब्यूटी। ये भी प्रभाव है अमेरिकन एल्बर्ट मायर का। ओके, ये चीज़ भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। हिस्ट्री, द एरिया होम टू सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चंडीगढ़ जाइए, आपको वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के दौरान मिले हुए साक्ष्य मिलेंगे, आपको चंडीगढ़ से ही मिलते हैं। तो ये कब से बसता हुआ क्षेत्र है? बात आई है, भारत की पहली सभ्यता, भारत के पहले नगरीकरण के समय का क्षेत्र। और बाद में जाकर के 18th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर छोटी प्रिंसिपैलिटी एक स्थापित हुई, जिसके फोर्ट आपको मनी माजरा में मिल जाते हैं। मनी माजरा जाएंगे तो आपको उसके अवशेष मिल जाएंगे। ओके, सो द एरिया home to settlements of Indus Valley civilization and late 18th century principality, that the evidence is the small fort at Mani Majra. Jawaharlal Nehru envisioned an altogether new and modern city be built to serve as the capital of Punjab. Government carved out Chandigarh from about 50 Puadhi speaking villages. Shimla was the temporary capital of the state until Chandigarh was completed, that is on 21st September 1953. ओपन हैंड, विश्व भर में जहाँ जहाँ पर भी ले कॉर्बूजियर ने काम किया है, वहाँ वहाँ पर ली कॉर्बूजियर के द्वारा वो ओपन हैंड लगाया गया है। लेकिन पूरे विश्व में ली कॉर्बूजियर के किए सारे कामों में से भारत में चंडीगढ़ के अंदर उस ओपन हैंड का सबसे बड़ा स्टैचू है, दैट इज़ ऑफ 26 मीटर्स हाई। तो विश्व में जहाँ भी आप जाएंगे, ली कॉर्बूजियर का काम होगा, वहाँ वो ओपन हैंड मिलेगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलेगा विश्व में? चंडीगढ़। कितना ऊंचा? 26 मीटर। किस चीज़ को प्रमाणित करता था? ली कॉर्बूजियर क्या कहता था वो? ली कॉर्बूजियर कहता था इट इज़ ओपननेस। आई एम ओपन, आई एम रिसेप्टिव, आई एम ओपन टू टॉक, आई एम ओपन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, आई एम ओपन टू रिजॉल्व द इशूज़, आई एम रेडी टू रिकॉन्सिलिएट, कम टू मी, आई विल रिकॉन्सिलिएट। तो ली कॉर्बूजियर ये मानता था कि नया समाज ऐसी रिजिडिटी से नहीं चल पाएगा, द्वेष रख कर नहीं चल पाएगा, वैर और वैमनस्य रख के नहीं चल पाएगा। न्यू समाज की ये ज़रूरत ही बन जाएगी कि उसे ओपन होना पड़ेगा टू गिव और ओपन होना पड़ेगा टू रिसीव। और इसे ही वो सेकंड मशीन एज के रूप में भी जानते थे। वो कहते थे इट इज़ द सिंबल ऑफ द सेकंड मशीन एज। वर्ल्ड विल ओनली सर्वाइव व्हेन यू आर ओपन टू गिव, when you are open to receive, whether it is technology, whether it is science, equipment, money, help, or whether it is the cultural exchange or the exchange of people to people. You need to be open to give, open to receive. You need to be open to discuss, open to reconcile. You need to be open to resolve the conflicts and issues, and that is a symbol that I'm open. Okay, I'm ready to reconcile. So that open hand is the symbol of such concepts. Okay, it is in the Chandigarh. So that open hand peace and reconciliation का symbol है, open to give and open to receive का symbol है, and it is symbolizing the second machine age according to the Le Corbusier. मैं लिखता हूँ यहाँ कि नेहरू जी क्या कहते थे। क्या कहा वो तो मैंने पढ़ के आपको वैसे समझा दिया, इंग्लिश में उनकी लाइंस मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ नेहरू क्या कहते थे इस नए शहर के बारे में। Let this be a new town, symbolic of the freedom of India, unfettered by the traditions of the past and expression of the nation's faith in the future. For Nehru, Chandigarh represented a vision for how a new planned city could be a canvas for the regeneration of the nation itself after centuries of oppression under British colonial rule and the dilution of Indian character from the nation's towns.
नेशन के टाउन से इंडियन कैरेक्टर डाइल्यूट कर दिया गया था, ऐसा नेहरू को लगता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। Guided by the architectural optics of Le Corbusier, the development of Chandigarh was part of a state-driven exercise to break from the traditions of imperialism in city making and begin the process of healing from the injustices suffered. Okay, that was the main ideology behind that. उसी के तहत इस चीज़ का आरंभ भी किया गया। नेहरू और ले कॉर्बूजियर दोनों मानते थे कि मशीन एज ही रियल लिबरलिज्म प्रोवाइड करती है, और वो लिबरलिज्म ही है जो हर तरह की जाति, धर्म, पंथ, भाषाओं के भेद को ख़त्म करना जानते हैं, ओपन टू गिव, ओपन टू रिसीव। और ये हो सकता है जब हम ऐसी लिबरल सिटीज़ बनाएंगे, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को जन्म देंगे, तो वो हैंड उसी लिबरल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी खिलाफत भी हुई। आज भी अगर आप सेक्टर्स में जाएं, चंडीगढ़ के सेक्टर्स अगर आप देखें, तो चंडीगढ़ बनाया इस तरह से गया है कि सेक्टर्स बनाए गए हैं और रोड्स उन्हें काटती हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आपको दिखेंगे। उन सेक्टर्स के बीच भी आपको कुछ पुराने गांव मिल जाएंगे, जैसे बुरैल है, ओटावा है, ये गांव सेक्टर्स के बीच में, और कुछ गांव हैं जो उन सेक्टर्स की पेरिफेरी पर मिल जाएंगे। आज भी द विलेजेस आर देयर। जो लोग इसकी खिलाफत में थे नेहरू के विजन की, वो ये कहते थे दिस इज़ नॉट करेक्ट। भारत विभिन्न भाषा, विभिन्न विचार, मत, पंथ, संस्कृतियों से मिलकर के बनता है। अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, वो अपने साथ कई सारे नए परिधान, पहनावे, खान पान लेकर के आते हैं। ऐसे में ये निर्णय ले लेना चाहिए था उन लोगों को, भारत को, कि सही में उस विविधता से परिपूर्ण, उस डाइवर्सिटी से एनरिच्ड ये शहर कैसा हो। भिन्न भिन्न प्रकार की इमारतें हों जो भिन्न भिन्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती हों। भिन्न भिन्न तरह के वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर आपको अलग अलग स्टाइल और पैटर्न्स मिले। हमारे भारत की मंदिरों को देखिए, स्टाइल्स को देखिए, आपको उसमें कितना कुछ नज़र आ रहा है। अलग अलग टाइम की डायनेस्टीज़, अलग अलग रीजन के आर्किटेक्ट, अलग अलग रीजन के पेंटर्स, अलग दौर के पेंटर, अलग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के कारीगरों का एक ही जगह पर समावेश दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि कारवां आते गए भारत बनता गया। तो वो ये कहते हैं कि ये एक कॉन्टेस्टेड डेवलपमेंट होना चाहिए था। लेट द कल्चर्स, लेट द स्टाइल्स टू कॉन्टेस्ट, उन्हें कॉन्टेस्ट करने दीजिए। एक अनकॉन्टेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बना दिया आपने। मतलब किसी चीज़ को अपनी मेरिट दिखाने नहीं दी, कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चाहा, स्टेट ने जो चाहा, एक आर्किटेक्ट को लाए और बना दिया। बस वहाँ की जो ओरिजिनलिटी थी, वो पुआध इलाका, वो पुआधी गांव, वो भाषाएं, वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स रहे होंगे, वहाँ का जो अपना एक कस्टम कल्चर मैनर रहा होगा, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है चंडीगढ़ में। तो वे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिटिस्ट, न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिटी बन गई, और लंबे समय तक ऐसा हुआ भी। एंड दैट कल्चर वाज नॉट गुड। नेहरू जिस वर्ग से स्वयं उभरे, नेहरू ने उसी वर्ग का समर्थन करते हुए एक एलीट मिडिल क्लास ओरिएंटेड सिटी का निर्माण करके रख दिया। इट इज़ अनकॉन्टेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोजिशन ऑफ द माइंड ऑफ नेहरू एंड ले कॉर्बूजियर। वो इसको ये कह करके इसकी खिलाफत करते हैं कि इट मस्ट कॉन्टेस्ट एंड मस्ट क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, कस्टम एंड मैनर। वो नहीं करती है। बिल्डिंग्स का स्टाइल, पूरे शहर की प्लानिंग, हर एक ही तरह के चौक, वही तरह के वृक्ष, इवन पेड़ों में भी एक कितनी होमोजिनिटी नज़र आती है। जो ट्रीज़ भी लगाए गए हैं, वो कहते हैं दिस होमोजिनिटी इज़ नॉट एट ऑल इंडियन। Indian never ever support the homogeneity. India will always respect and cherish the heterogeneous characters, the heterogeneity, the diversities. So that must be there. Same footpath, same lanes, same roads, same तरह के चौक, चौराहे, वही तरह के गार्डन और पेड़, वृक्ष, बिल्डिंगों के प्रकार आपने सब एक करके रख दिया। ये शायद वो विविधता नहीं दर्शाता है। ये शायद बिल्कुल वही हुआ जिससे आप बच रहे थे, लाइक द ब्रिटिश सेटलमेंट्स, बिल्कुल वैसा। तो ये उनका विरोध है। चलिए, ये विरोध समर्थन तो चलता रहेगा। आते हैं थोड़ा सा फिर आगे। अब तक जिस चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा था, जिसको 7 अक्टूबर 1953 को देश के पहले राष्ट्रपति इनॉग्रेट करेंगे, ये ईस्ट पंजाब की राजधानी है। ईस्ट पंजाब के पंजाब बनने की एक कहानी है, जहाँ से सब कुछ समझ आएगा। ईस्ट पंजाब, पंजाब जब बना,
वो डेट 1 नवंबर 1966 है। तब नाम आया पंजाब, जब ईस्ट पंजाब पंजाब हुआ। और इसी दिन जन्म हुआ है 17वें भारतीय राज्य का पंजाब से, वो है हरियाणा। और कुछ पहाड़ी क्षेत्र जाएगा हिमाचल के पास, जिसका जन्म होगा 1971 में। जरा इसको समझना होगा। जब इसको समझेंगे तो JC शाह कमीशन का जिक्र आएगा, फिर 1973 के आनंदपुर रेजोल्यूशन का जिक्र आएगा, फिर 1985 के लोंगोवाल अकॉर्ड का जिक्र आएगा, फिर समझ आएगा चल क्या रहा है। चंडीगढ़ की असल लड़ाई है क्या, राजनीतिज्ञों ने किया क्या अब तक, और जनता के पास सच कैसा पहुंचना चाहिए, ये तब समझ में आएगा। शुरुआत के कुछ अंश दिखाता हूं आपको, गहराई में जाने से पहले एक ओवरव्यू। तो चंडीगढ़ के बारे में लिखा था मैंने, चंडीगढ़ एपिटोमाइजेस द डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, वो नेहरू की आइडियोलॉजी मैंने अभी आपको पढ़ करके बता दी है। ध्यान से देखिए, गलती ना करिएगा, चंडीगढ़ तो एग्जिस्टेंस में आ ही चुका था सितंबर 1953 में। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ वर्ड लिखा है मैंने, UT। ये अब पंजाब की अकेली राजधानी नहीं रह गया 1966 वाला, वो 53 वाला पंजाब की राजधानी था। लेकिन पंजाब भी तो खुद 66 में ही एग्जिस्टेंस में आएगा, ईस्ट पंजाब की राजधानी था। ईस्ट पंजाब में तब क्या ही नहीं होगा हरप्रीत, ये सब था ईस्ट पंजाब में। ये हिसार, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, नरवाना, नारायणगढ़, अंबाला, जगाधरी, ये सब था भाई। उसकी था वो राजधानी चंडीगढ़, ईस्ट पंजाब की। आए पंजाब बनाते हैं, हरियाणा भी बनाते हैं, और चंडीगढ़ यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बनाते हैं। समझते हैं उसके विषय में, पहले ओवरव्यू के रूप में देखेंगे। So the Union Territory of Chandigarh came into existence on November 1, 1996. कितनी गलत डेट, 1966. Okay. So the Union Territory of Chandigarh came into existence on November 1, 1966 under Section 4 of the Punjab Reorganization Act 1966. ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के सेक्शन 4 के तहत एग्जिस्टेंस में आई है, दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। क्या कहता है सेक्शन 4? सेक्शन 4 ये कहता है कि सेक्शन 2 के तहत ये क्षेत्र मिलकर के बनेंगे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, और वो क्या है? सो कंप्राइजिंग सच ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मनीमाजरा एंड मनौली कानूनगो सर्कल्स ऑफ खरड़ तहसील ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट in the existing state of Punjab and thereupon note the line, ये एक्ट में लिखा है, ये स्वीकार किया है पंजाब ने। और याद करिएगा, ये एक्ट ऐसे ही नहीं आया, पंजाब में मुहिम चली है मास्टर तारा सिंह के अधीन, उनके नेतृत्व में, और वहीं दूसरी तरफ नेताओं ने हरियाणा के भी समर्थन में मुहिमें चलाई हैं, और पार्लियामेंट ने उसकी कमेटियां बनाई, मैं अभी बताऊंगा। तो 1966 में ये एक्ट में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ, मैंने वहीं से ही लाइन लिखी है। तो वो ये कह रहे हैं कि कंप्राइजिंग सच ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मनी माजरा एंड मनौली कानूनगो सर्कल्स ऑफ खरड़ तहसील ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब एंड देयर अपॉन द टेरिटरीज सो स्पेसिफाइड शैल सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब। जो टेरिटरीज अब यहाँ दिखी गई हैं, ये आज के बाद पंजाब का हिस्सा नहीं रहेंगी। शैल सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, मैं आपको इसका प्रमाण दे देना चाहता हूं कि ये मेरे ही विचार नहीं है, द पंजाब का ही बहुत ही पुराना और बहुत ही रेपुटेड न्यूज़पेपर है। क्योंकि मुझे उतना पूरा एक्ट आपको खोल करके देना नहीं था, लेकर के आना ही नहीं था, तो मैं ट्रिब्यून के ही लिखे हवाले से आपको पढ़ करके बता देता हूँ। द ट्रिब्यून 30th March 2022 edition, the Union Territory of Chandigarh came into existence on November 1, 1966 under Section 4 of the Punjab Reorganization Act. On and from the appointed day, there shall be formed a new Union Territory to be known as the Union Territory of Chandigarh, comprising such of the territories of Mani Majra and Manoli Kanungo circles of Kharad Tehsil of Ambala district in the existing state of Punjab, as are specified in the second schedule, and thereupon the territories so specified shall cease to form part of the existing state of Punjab.
ओके, सो दैट वाज द लाइन इन द ऑफिशियल एक्ट, इसमें ये मेंशन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1966 ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, वेरी वेरी बिग थिंग। इसके पहले भी जो राज्य थे वो भाषाई आधार पर थे। वो भाषा के आधार पर जब राज्य बन गए थे, मेरा सवाल है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश भर के स्तर पर कब आया? 1956। जब वो भाषा के आधार पर राज्य बन गए थे, तब पंजाब नहीं बना भाषा के आधार पे। पंजाब क्यों नहीं बना? उसको ईस्ट पंजाबी क्यों कहते रहे अपन? फिर चली मूवमेंट, और उस मूवमेंट को केंद्र सरकार यह कहकर नकारती है कि पंजाब की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट पंजाब की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी जो पीपल हैं पंजाबी स्पीकिंग वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो। और दूसरा, पंजाबी लैंग्वेज की अगर ग्रामर को देखें तो वह हिंदी से कोई बहुत अलग है भी नहीं, तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं उसे उस लैंग्वेज के रूप में, तो इसलिए आधार बनता भी नहीं। क्योंकि जरा बॉर्डर एरिया पे चले जाएं, पंजाब हरियाणा की बात करें, आपस में लगभग एक जैसी भाषा बोल लेते हैं एक दूसरे की। थोड़ा हिमाचल में भी आप चले जाएं तो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द हिंदी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द पंजाबी। तो ये मांग नहीं मानी जा रही थी, तो कैंपेन लंबा चला है अपन का। तो शुरुआती तौर पे अपन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में नहीं बने पंजाब पंजाबी के आधार पर, ईस्ट पंजाबी रहे, लेकिन पंजाबी के आधार पर अपन पंजाब बनेंगे 1966 में। लेकिन ये पंजाबी के आधार पर बने, यह भी हुई कोई कहानी, क्योंकि शायद कोई किसी और आधार पर पंजाब बनवाना चाहता था, वो फिर ट्विस्ट आ गया। बात एक सिख होमलैंड की हो रही थी, जो कि शायद रिलीजन बेस्ड स्टेट होना चाहिए था, द सिख होमलैंड बेस्ड ऑन द सिखिज्म, लेकिन जिसे अचानक से ट्विस्ट दिया गया, द सूबा बेस्ड ऑन द पंजाबी, द पंजाब। और फिर वो जब हो गया तो एक धड़े को वो चीज रास नहीं आई, तो लंबे समय तक फिर यह चीज चलती रही कि अभी इस सूबे में जो पंजाबी स्पीकिंग हिंदू हैं, अब इनका क्या। ये सवाल जब डील होता रहा डिटेल में, तो 1966 से यह शुरू हुआ है, 1970 और 80 का दौर आप सब जानते हैं। अंततः कहानी कहां जाके खत्म हुई, आई बात समझ में? लोग हरियाणा की तरफ भी खदेड़े गए, फिर हरियाणा से पंजाबी स्पीकिंग सिख भी फिर इस और खदेड़े गए, हिंदी स्पीकिंग सिख भी फिर खदेड़े गए, फिर इधर से पंजाबी स्पीकिंग हिंदू भी खदेड़े गए। ये सब चला है उस लंबे दौर के दौरान। तो उसका भी जिक्र मैं विकिपीडिया के हवाले से करूंगा, मैं आपको पढ़ करके वो चीज़ बताऊंगा। आई विल टेल यू मैं किस आधार पर ये बात कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। क्या कहता है ये बताता है। पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ करके बता देना चाहता हूँ, एक आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखना चाहता हूँ। There was a demand for a separate Sikh homeland, Punjabi Suba, raised by the Akali Dal under the leadership of Master Tara Singh. It's a genuine thing. ये था। On the recommendation of the J.C. Shah Commission, 1966, the Punjabi-speaking areas of state of Punjab were combined into a unilingual state of Punjab. The Hindi-speaking areas were merged into the state of Haryana, and the hill areas were merged with the neighbouring union territory of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh at that point of time was union territory. In 1966, Punjab gave rise to Haryana, the 17th state of Indian Union. ये आपने पढ़ा? अब ये देखिए विकिपीडिया क्या कहता है। Punjabi Suba, the Akali Dal, a Sikh-dominated political party active only in Punjab, sought to create a Punjabi Suba, a Punjabi majority province. This new state would be a Sikh majority state. A Sikh majority state which caused concern among the Punjabi Hindus. पंजाबी बोलने वाले हिंदुओं में फिर एक कंसर्न रेज हुआ, एंड द सिख लीडर दैट फतेह सिंह, the Sikh leaders such as Fateh Singh tactically stressed the linguistic basis of the demand while downplaying its religious basis.
अ स्टेट वेयर द डिस्टिंक्ट सिख आइडेंटिटी कुड बी प्रिजर्व्ड। मांग थी रिलीजियस बेसिस पर एक स्टेट जहां पर सिखों की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसे प्रिजर्व किया जाए, लेकिन फतेह सिंह ने टेक्निकली इसे कन्वर्ट कर दिया एक लिंग्विस्टिक बेसिस वाले स्टेट में, और फिर क्रिएट हुआ पंजाबी भाषा पर आधारित पंजाबी सूबा। लेकिन जिनकी ये मांग रही होगी कि रिलीजियस बेसिस वाला एक स्टेट चाहिए, वो इससे संतुष्ट नहीं रहे, और वो जो कंसर्न था पंजाबी बोलने वाले हिंदूज में, वो कंसर्न फिर एक समय में जो सेटिस्फाइड नहीं थे उनके आउटबर्स्ट में उभरा और पलायन हुए, और इसे हवा देने वाली केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें रही। आम जनता त्रस्त हुई, पिसी, और पंजाब ने नरसंहार देखा। इतिहास पता लगाएं तो सब पता चल जाएगा। आई बात समझ में? दैट वाज द थिंग। तो ये हुआ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट। तो पंजाब शाह कमीशन, फजल अली नहीं, शाह कमीशन, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन से भाषा के आधार पर बना राज्य है। इसलिए बन करके भी वो सपना पूरा नहीं हुआ, वो तसल्ली नहीं हो पाई, इसलिए टर्मोइल कंटिन्यूअस रहा, क्योंकि डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी प्रिजर्व करने का अभी भी शायद स्कोप नहीं था, क्योंकि बड़े स्तर पर अभी भी वर्ग एग्जिस्ट कर रहा था जो बोलता पंजाबी था पर धर्म से हिंदू था। और ऐसे में उन समों में होने वाले सेंसस, और जिसमें पंजाब केसरी ग्रुप के लाला जगत नारायण के द्वारा ये कहना कि सेंसस जो है वो यहाँ पर रीजन बेस्ड भी दिखना चाहिए कि कितने हिंदू कितने सिख, और उसमें एक बड़ा मेजर धड़ा हिंदुओं का होने वाला था। और आप समझते हैं उनका भी अंत, और तब से अब तक उनका परिवार भी शहीद परिवार कहलाता है। उनके नाम के स्कूल भी बने, लाला जगत नारायण पब्लिक स्कूल। ओके, डिटेल में आएंगे, पहले बात करते हैं। तो कहानी क्या है कि द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1966 ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। द J.C. Shah Commission, he was the justice. The J.C. Shah Commission was appointed for the purpose, awarded, J.C. Shah Commission awarded चंडीगढ़ टू हरियाणा। शाह ने चंडीगढ़ हरियाणा को अवॉर्ड किया था। डिस्प्यूट रेज हो गया, क्योंकि चंडीगढ़ ईस्ट पंजाब की कैपिटल था शुरू से, और जब J.C. शाह ने चंडीगढ़ भी हरियाणा को दे दिया, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्यूट रेज हो गया। और जब डिस्प्यूट रेज हो गया तो ये हुआ कि भाई एक तो सूबा मांगा कुछ और था, मिल गया पंजाबी स्पीकिंग के बेस पे, और ऊपर से चंडीगढ़ भी जा रहा है। तो वो जब डिस्प्यूट रेज हो गया तो निपटारा नहीं, नए बने पंजाब, नए उभरे हरियाणा, दोनों ही अपने तहत कैप्चर कर लेना चाहते थे चंडीगढ़ को। ऐसे में जब दोनों में कोई सामंजस्य बन ही नहीं पाया तो केंद्र सरकार ने इंटरवेंशन करके कहा कि तब तक के लिए, टाइम बीइंग, ये यूनियन टेरिटरी रहेगी, और बीइंग यूनियन टेरिटरी ये पोजेशन तो हमारी है पर राजधानी आप दोनों की होगी, इट इज द कैपिटल फॉर बोथ ऑफ यू, बट इट इज यूनियन टेरिटरी। ओके, और ध्यान से जो मैं लाइन कहने जा रहा हूँ, और इसके आगे इस यूनियन टेरिटरी और चंडीगढ़ में अब तक के अनडिवाइडेड पंजाब, अब पंजाब डिवाइडेड है, हरियाणा निकला और यूनियन टेरिटरी हिमाचल को भी जगह गई, तो इस यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में अब तक के अनडिवाइडेड पंजाब के कानून कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अब तक के अनडिवाइडेड पंजाब के कानून कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। ओके, यूनियन टेरिटरी को एक प्रोविजन के रूप में उभारा ताकि ये डिस्प्यूट सेटल किए जा सकें, और उस समय में चीफ कमिश्नर हाईएस्ट पोस्ट के तौर पर अपॉइंट किए गए। एक फॉर्मूला रखा गया कि 60% और 40% प्रॉपर्टी पे एक्सेस रहेगा, 60% बिलोंग्स टू द पंजाब, 40% बिलोंग्स टू द हरियाणा। 60% 40% रेशियो रखी गई स्टाफ के मामले में, बिलोंग्स टू द पंजाब, 40% बिलोंग्स टू द हरियाणा। प्रॉपर्टी से लेकर के हर चीज़ में 60-40 का एक डिवीजन रहा पंजाब और हरियाणा के बीच में। इट वॉज ए यूनिक टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरी, ओके, बट डिस्पेंस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज फाइनली द यूनियन टेरिटरी। आपने मान लिया उसे यूटी, क्यों माना बताओ? यूटी माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र शासित प्रदेश है भाई वो। आपकी राजधानी भी है अलग बात है, पर वो केंद्र पास शासित प्रदेश है, इसे माना। उसके बाद परिस्थितियां बदली हैं। आप देखिए 1984 में, हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं,
आप जाकर के पढ़िए उस समय के सारे नोटिफिकेशंस। 1966 में जब चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो कर्मचारी वहाँ पर बैठाए गए, 1976 में बोरिया बिस्तरे पैक कर लिए थे। मैं उस ऑफिसर का आर्टिकल पढ़ा सकता हूँ अभी आपको, जो वहाँ पर सर्व करते रहे हैं टॉप मोस्ट पोजीशंस पर, कि भी मेरा बोरिया बिस्तरा पैक था। मैं आई गेस आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ द चंडीगढ़, जिनका आर्टिकल है। कहते लेकिन स्टिल क्या हुआ, 1966 में प्रोविजन ये था कि टेम्परेरीली, इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन फॉर 10 ईयर्स। ये यूटी कितने समय के लिए? फॉर 10 ईयर। लेकिन फिर उसका पीरियड एक्सटेंशन किया गया फर्दर 10 ईयर, फर्दर 10 ईयर, और 10 10 10 10 करते आज 2022 आ गया। चंडीगढ़ इज स्टिल यूनियन टेरिटरी। ओके, अभी तो और भी लाइनें हम बताएंगे कि क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी के समय में 1970 में दोनों पार्टी जब हरियाणा और पंजाब का केस सुन लिया, उसके बाद क्या हलफनामा दर्ज किया संसद के अंदर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कितने समय का टाइम देंगे हम हरियाणा को और कितने करोड़ देंगे अपनी नई राजधानी बनाने का, इतने समय के अंदर अपनी प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ें आप यहाँ से ले जाइए, ये पंजाब को जाना है। इस पर लेजिटिमेट स्टेक पंजाब का बनता है। मैं ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें दिखा करके बताऊंगा। वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था 1970 में, दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद का। ओके, और 1966 का ये प्रबंध टेम्परेरी था, याद रखना, 10 वर्ष का। इसे 10-10 करके बढ़ाया गया है और आज आपके सामने है 2022 का। फिर एक टेम्परेरी प्रबंध और सुन लीजिए, 1984 मिलिटेंसी कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या बताया, पंजाब के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। ये भी टेम्परेरी प्रोविजन था, साफ साफ लिखा हुआ, इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन। आप चाहते हैं तो मैं आपको ये सारा पढ़ करके भी बता सकता हूँ, ताकि इस पर किसी तरह का कोई आक्षेप ना लगा सके कि ये जो बातें बताई गई हैं अपने मन से बताई गई हैं। इट इज़ नॉट द थिंग। हमारा हर आर्टिकल, हमारा हर लेक्चर कई कई घंटों की रिसर्चेस के बाद निकल करके आता है, उभर करके आता है, अदरवाइज हम उसे प्लेटफॉर्म पर ही लेकर के आते। द राइटर इज़ अ फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़, उन ज़मानों का। और राइटर क्या कहते हैं, the reorganization of the state of Punjab in 1966, the city of Chandigarh and a few adjoining villages were made into a union territory administered by the central government. A chief commissioner appointed by the government of India was the head of the Chandigarh administration, performing the functions of the chief administrator. By appropriate notification, all the acts, सारा उन्होंने बताया। 1984, the governor of Punjab was designated as the administrator of the union territory, and the post of the chief commissioner was reduced to that of the advisor to the administrator. This was a temporary arrangement to facilitate the coordination of anti-militant area operations in Punjab in the wake of Operation Blue Star at the Golden Temple, Amritsar. Though these operations have ceased decades ago, typical of India's governance lethargy, this temporary arrangement has almost become permanent, with Punjab developing a huge vested interest. That's the temporary provision. इसके अलावा क्या कहते हैं वो, responding to the popular demand, the state of Punjab was reorganized in 1966 on a linguistic basis. The J.C. Shah Commission appointed for the purpose awarded Chandigarh to Haryana, but due to dispute it was made into a union territory, serving as the common capital of the two states, with the intention of giving it to Punjab at a later stage. Giving it to the Punjab at the later stage. Initially, this arrangement was for a period of 10 years. When this term was coming to an end, I was the deputy commissioner cum as state officer of the union territory. Since I belong to the Haryana cadre, I was packing up to say farewell when we received the government of India notification extending the term for a further period of 10 years. Now it is going to be half a century, with a golden jubilee due in a few weeks. ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, ये उस समय के ऑपरेटर्स के टॉप मोस्ट ऑफिसर जो यूटी चला रहे थे उनके लिखे बयान है ये। इट इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, 10 ईयर। देन अगेन द एडमिनिस्ट्रेटर, अब कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है कि वो हरियाणा के गवर्नर को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना देती है, या एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर है, ये प्रबंध ही खत्म करके लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वहाँ बना देती है, फिर आप आवाज़ उठाएंगे, फिर लोगों को वो बनाएंगे बिना फैक्ट बताए। समय रहते आपने किया नहीं, आंखों के सामने सब हो रहा था। हैं, मुझे एक बात बताओ, ये वो पंजाब है, ये वो हरियाणा है, और ये वो सारे किसान हैं। 3 कानून सरकार के रद्द करवा दिए कि नहीं, प्रोटेस्ट करा के करवाए ना। आंखों के सामने सारे प्रोविजन चल रहे हैं, लिखा भी है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है।
1966, 70, 80, आज 2022 मुद्दों को मुद्दा ही बना के चलाया गया सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, मंशा ही नहीं थी हल करने की। ये सही है राजनीति में? आप मुझे बताइए। और आज सिंगल लाइनर ट्विटर बयान के माध्यम से यूथ को क्या बना रहे हैं अपन, गहराई में लेके जा रहे हैं, सच बता रहे हैं उनको। और आज फिर कल को अगर ऐसा हो जाता है कि मान लो हरियाणा गवर्नर भी वहां बन जाए एडमिनिस्ट्रेटर, या मान लो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट ही भंग करके वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दे, फिर वन लाइनर वाले ट्वीट आ जाएंगे। उसके पहले ही फॉलोअप लेकर के लीगल मैनर में या जिस भी मैनर में क्या कर रहे हैं अपन खत्म कर रहे हैं इस प्रोसेस को, अपन सेटल कर रहे हैं। 1963 में नागा पीपल के लंबे चले अभियान के तहत नागालैंड नहीं बना। आप कह सकते हैं कि वो इस समय डेमोक्रेसी इन्फेंट थी, पंजाब अभी उभरता राज्य था, नहीं हो पाया इतना। आज किसान संगठन मजबूत है तो आज प्रोटेस्ट करके उन्होंने कानून वापस दिलवा दिए। मगर मैं ये कहता हूं कि 1963 में नागालैंड नहीं बनवा लिया। 1940 से आंध्र रीजन के लोग आंध्र भाषा के आधार पर अपना स्टेट बनवाना चाहते हैं। 1953 में भारत में आंध्र के भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश नहीं बना, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो वो 1953 में ऐसा करा गए और सरकारें मजबूर थी कि उनको उसके बेसिस पर लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने पड़े इंडिया के। और आप नहीं हो पाया, आपसे 1966, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 सवाल किया करो, खुद भी पढ़ा करो ताकि बरगलाए ना जा सको। तो इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन कि कैसा हल होना चाहिए। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं, ये किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं, ये किसी एक जाति विशेष या पंथ विशेष की बात नहीं। बात यह है कि देश किस स्कीम से चलेगा, बात यह है कि देश लॉ एंड ऑर्डर से, संवैधानिक मान्यता से और विधि विधान कानूनों से चलेगा, या बात ट्विटर मैसेजेस और यूट्यूब पे चलने वाले सोशल मीडिया कैंपेनों से चलेगा। देश कैसे चलेगा बताइए? अगर तो देश संविधान से चलना है, राज्य विधि सम्मत तरीके से चलने हैं और केंद्र राज्य के बीच के संबंधों को इस तरह के डिटेल्ड लिखे हुए पक्के मसौदों के आधार पर चलना है, तो फिर जब ये सब है तो कार्रवाई करके इसकी पुष्टि करके इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया जाता, इसको सेटल क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर आपके स्कूल सर्टिफिकेट में कोई नाम गलत है, आप डिपार्टमेंट में जाके सही नहीं कराते कि आप उसे घर में मुद्दा बना करके और सारी दुनिया के सामने मुद्दा बना करके बैठे रहते कि मैं बेरोजगार इसलिए हूँ, मैं पेपर इसलिए नहीं दे पा रहा, मेरा नाम गलत है मेरा पासपोर्ट इसलिए नहीं मेरा नाम गलत है। अगला बंदा कहेगा अबे गलत है तो ठीक करा। मुद्दा क्यों? जब उसका समाधान बनता है तो मुद्दा क्यों? ये बात है। ये कैसे होगा समाधान? जब तक जनता उन्हें मजबूर नहीं करेगी समाधान करने पे। जनता मुद्दा खरीद रही है, वो मुद्दा बेच रहे हैं। असल मुद्दे भ्रष्टाचार दूर करने की बात, असल मुद्दा सैंड माफिया खत्म करने की बात, असल मुद्दा नशे खत्म करने की बात, रोजगार देने की बात, पंजाब को समृद्ध बनाने की बात से आप हमेशा फंसे हटे रहें। आपको इन मुद्दों में उछलाया जाएगा, सिविल सर्विस रूल आ गए, लगे रहो अब इसी में, बीबीएमबी से पंजाब निकाल दिया, लगे रहो इसमें। असल मुद्दों पे चर्चा मत करो। और सरकारें जिनको प्रचंड बहुमत देकर के जिताया 92 सीट्स, वो बैठी रहे इन मुद्दों को पका करके और बयान जारी कर दें केंद्र हमारे साथ भेदभाव करती है, हम इसको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और केंद्र भी लगा रहे अपनी सिस्टम के साथ इसको करने में। आपका नुकसान हो रहा है कि नहीं तब से अब तक? पंजाब का नुकसान, हरियाणा का नुकसान तब से अब तक हुआ कि नहीं? इसकी बात किया करो। तो दैट वाज द इशू। ओके, 1994 में फिर देखिए 1966 का 10 साल का टेम्परेरी प्रोविजन, 1984 का गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का टेम्परेरी प्रोविजन। 1994 में क्या हो गया देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बना दी चंडीगढ़ में। 1994 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानून लाके 1995 में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी। सो 1994 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द, इसको लाइन को पढ़िए, पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ एक्सटेंशन टू चंडीगढ़ एक्ट। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ के आधार पर बनी है। नेताओं को पता नहीं है, नेताओं ने नहीं पढ़ाई है। मुद्दा आर्टिकल 131 के तहत राज्य और केंद्र के बीच के लीगल मैटर के वाया सुप्रीम कोर्ट में जाके परस्यू करना चाहिए, या अखबारों में या ट्विटर पे या फेसबुक पे। पर तुम्हारे सामने दस्तावेज पड़े हैं, तुम्हारे सामने सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, एडवोकेट जनरल तुम्हारे राज्य का और सरकारी खर्चे पर चल रहा है, तुम केस क्यों नहीं लगाते भाई? दूध का दूध पानी का पानी करके समाधान हल करके रख दो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन वो नहीं करना, राजनीतिक रूप में लोगों को बरगलाए रखना ताकि असल कामों पे लोग सवाल ही पूछने बंद कर दें, उलझ जाएं बस। इस तरह से देश बर्बाद होते हैं। लोकतंत्र का फायदा केवल यही नहीं कि हर बात पर आंदोलन करते रहें, देश ही नष्ट हो जाएगा तो आंदोलन भी क्या।
लोकतंत्र ऐसे भी चलता है कि आप जब कानूनी प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक तरीके दिए गए हैं, न्यायिक प्रावधान दिए गए हैं, समस्या का समाधान वैसे भी कर लीजिए। आई बात समझ में? जब ये सब ना दिया गया तो बात अलग बनती है। तो ये खुल करके लिखा गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन म्युनिसिपल लॉज के आधार पर बना है। थोड़ी सी कहानी यहाँ पर हरियाणा की समझनी पड़ेगी, जहाँ एक तरफ मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप के अंदर ये बात चल रही थी अकाली दल के द्वारा कि भाई एक पंजाबी सूबा, द सिख होमलैंड हमको चाहिए, जो कि सिख होमलैंड से बाद में पंजाबी सूबा हो जाता है, जो कि रिलीजियस बेसिस से हट करके फिर बाद में जा करके लिंग्विस्टिक बेसिस हो जाता है, जो कि फिर शायद इच्छाओं की संपूर्ण पूर्ति नहीं होती और आगे जा करके हमें नतीजे मिलते हैं। तो वहाँ पर अब ये हरियाणा की भी जब बैकग्राउंड समझ लीजिए, हरियाणा की साइड बाय साइड मांगे उधर भी चल रही हैं, इधर ही नहीं चल रही खाली, उधर भी चल रही है। ईस्ट पंजाब के ईस्ट और साउथ ईस्ट इलाकों को निकाल करके हरियाणा बना है। हरियाणा was carved out of the Indian state of Punjab on 1st November 1966. The state was formed on the recommendation of the Sardar Hukam Singh Parliamentary Committee. इन भारत की संसद में एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी सरदार हुकम सिंह की, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से भाई ये स्टेट बना है। और ये कमेटी खुद कैसे बनी? फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी वाज अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 23 सितंबर 1965। 23 सितंबर 1965 को पार्लियामेंट में इस कमेटी की फॉर्मेशन अनाउंस की गई भारतीय संसद के अंदर। ऑन 3 अप्रैल 1966, एक साल बाद, ये सितंबर 1965, ये अप्रैल, on 23rd April 1966, acting on the recommendation of the Hukum Singh Committee, the Indian government set up the J.C. Shah Commission. वो J.C. शाह कमीशन जिसने लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब तैयार करके दिया, वो J.C. शाह कमीशन का गठन जो है वो 23 अप्रैल 1966 को भारतीय सरकार के द्वारा हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ। और वो हुकम सिंह कमेटी जिसका गठन सितंबर 1965 में हुआ था। So on 23 April 1966, acting on the recommendation of the Hukum Singh Committee, the Indian government set up the J.C. Shah Commission to divide and set up the boundaries of Punjab and Haryana. Commission submitted its report on May 31, 1966. और सितंबर 1966 में इस रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेट्स जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सितंबर 1966 है वो इनेक्ट हो गया। और 1 नवंबर को 1966 को फिर ईस्ट पंजाब हो करके हरियाणा निकला और यूटी हिमाचल में जगह चली गई हेल वाली। तो वो रिपोर्ट कब आई है? मई 31, 1966 को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, देखिए क्या क्या आएगा हरियाणा में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हिसार, रोहतक, अभी तक तो ये सारा ईस्ट पंजाब है, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, करनाल, जींद और संगरूर डिस्ट्रिक्ट का नरवाना, नारायणगढ़, तहसील अंबाले की, तहसील ऑफ अंबाला एंड जगाधरी इंक्लूडेड, ये सब चला गया। और कमीशन रिकमेंडेड दैट तहसील खरड़ इंक्लूडिंग चंडीगढ़ देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ हरियाणा। खरड़ तहसील इंक्लूडिंग चंडीगढ़ हरियाणा को जाना चाहिए, ये J.C. शाह कमीशन ने कह दिया था। जैसे ही किया स्टिर हो गया, स्टिर पंजाब में खिलाफत हो गई। और 1970 में फिर भारत सरकार ने खुद नोटिफाई करके ये बोला है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा वो सारा, जिसमें उन्होंने कहा कि J.C. शाह कमीशन की बात तो वही रिवर्ट कर दी उन्होंने। तो हरियाणा ये कहता है कि शाह कमीशन ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, बस शाह कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करो। लेकिन फिर हरियाणा की ये बात संपूर्ण सत्य नहीं होती, वो भी, देखिए जब लीगल बात होगी तो हर चीज़ की बात होगी, वो यहाँ संपूर्ण सत्य नहीं है। वो भी तो 1970 के फिर भारत सरकार ने ही ये कमीशन बनाया था ना भाई, तो फिर वो भी तो भारत सरकार की जो फर्दर नोटिफिकेशन है, जो फर्दर एक्सेप्टेंस है, उसको नहीं बता रहा जनता को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई 10 करोड़ रुपए हरियाणा आपको देंगे, 10 करोड़ का लोन देंगे और 5 साल का समय दे रहे हैं। रेजिडेंसेस रखिए, ऑफिशियल बिल्डिंग्स रखिए, 5 साल का समय लीजिए, 10 करोड़ ग्रांट लीजिए, 10 करोड़ का लोन लीजिए, नई राजधानी बनाइए जल्दी। और पंजाब जो है, हरियाणा, चंडीगढ़ जो पंजाब को जाना है। दैट वाज द डिसीजन। जब ये नहीं हो रहा है तो फिर 1973 में आनंदपुर रेजोल्यूशन आएगा, आनंदपुर का रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। और फिर कहानी आएगी ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, फिर जुलाई 1985 का राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, जिसकी ही खिलाफत कर दी
कुछ सिख धड़ों ने कि हमें स्वीकार्य नहीं। इवन अकाली दल ही खुद एक पॉइंट पे बैकफुट पे आ गया, उसका एक धड़ा कि ये तो हरचंद सिंह लौंगोवाल ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया यार, कौम क्या कहेगी। जब इनमें आपसी टसल देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद विड्रॉ कर गई, कहते हम इसके साथ राजी नहीं, क्योंकि आपके सारे धड़े जुड़े ही नहीं हुए। हम अगर आज इस अकॉर्ड को कर भी लें फाइनलाइज, इसके अकॉर्डिंग चले तो भी आपको स्वीकृति नहीं होगी फिर। और ऐसे में हरचंद सिंह लौंगोवाल मार दिए गए। लौंगोवाल अकॉर्ड जो है केंद्र सरकार ने विड्रॉ कर लिया। वो लौंगोवाल अकॉर्ड में राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि 26 जनवरी 1986 चंडीगढ़ पंजाब का होगा। 26 जनवरी का दिन मुकर्रर हुआ था, लेकिन पूरी बात बताऊंगा फिर अगर भगवंत मान हरसिमरत कौर बादल संसद में ये कहती हैं कि लौंगोवाल अकॉर्ड अप्लाई करो, तो फिर उसमें मोटा मोटा ये भी लिखा था अबोहर फाजिल्का का हिंदी स्पीकिंग एरिया और 107 गांव फिर हरियाणा को जाएंगे। फिर बात ये भी है, फिर जब लागू होगा तो पूरा, तो उसमें सतलुज यमुना लिंक नहर के तहत पानी दिया जाएगा, ये भी है। फिर मैं पॉइंट लिखूंगा कल सारे और बताऊंगा फिर लौंगोवाल अकॉर्ड। तो जो नेता आज कह रहे हैं कि लौंगोवाल अकॉर्ड तो जो अपने लिए सूटेबल है, चंडीगढ़ वाली बात, फिर तब तो कह देते लौंगोवाल। अरे अकॉर्ड जब पूरा लागू होगा तो पूरा ही ना होगा। एक अकॉर्ड पूरा मसौदा होता है, चार्टर ऑफ द डिमांड्स होता है ना, वो पूरा लागू होगा। इसमें थोड़ी ना उसमें से एक क्लॉज निकाल के लागू कर देंगे। फिर तो तुम लोग बार बार कहते हो कि पंजाब का एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, वो तो एग्री किया है उसमें। फिर तुम लोग कहते हो कि भाई एक भी इंच जमीन नहीं जाने देंगे हरियाणा में, वो तो एग्री किया है उसमें। फिर यही तो कारण था कि तब भी खिलाफत हुई और हरचंद सिंह लौंगोवाल मारे क्यों गए, पता लगाओ। तो ये पूरी बनी है पृष्ठभूमि जिसकी सारी चर्चा चल रही है। आज मैंने आपको इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया है, इसको हमने आज अप्रोच किया है, कल इसको कंक्लूड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। इसी विचार के साथ छोड़े जाता हूं। शिक्षित युवा, शिक्षित राज्य, शिक्षित राष्ट्र ही एक दूसरे का कभी कत्लेआम ना होने देगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देगा, अधिकारों की बात करेगा। विधि सम्मत के तहत स्थापित इस राष्ट्र में विधि सम्मत तरीके से सब हासिल हो सकता है, जनता यदि शिक्षित हो जाए और यदि सरोकारी हो जाए। आप बरगलाए इसलिए जाते हैं, आप गहराइयों में नहीं आते, ये समस्या है। धन्यवाद।